हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो ये आपका जो पार्ट नंबर सेकंड है क्लास 10 होम साइंस के जो हमारे बच्चे हैं उनका जो पेपर है होम साइंस का, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था। लास्ट जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आहार स्वास्थ्य विज्ञान से क्या आशय है, इस विज्ञान का क्या महत्व है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये जो आपका पार्ट है सेकंड है, ठीक है। तो इसमें जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बचे रह गए थे, इस पार्ट में हम पूरे कवर कर लेते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं, मुख्य अर्धनाशवान भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो जिन बच्चों ने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, फटाफट जाकर के उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बाहर से कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अर्धनाशवान है आपका आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, पेठा, अरबी, जमीकंद आदि। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अर्धनाशवान भोज्य पदार्थों का संग्रह कैसे किया जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है उन्हें अर्धनाशवान भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, पेठा, कद्दू आदि। अर्धनाशवान भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए अधिक सावधानियों तथा विशिष्ट विधियों की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें घर पर कई दिनों तक बिना नष्ट हुए रखा जा सकता है। इनको संग्रह करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि इन्हें अधिक गर्म स्थान पर व नमी एवं सीलन वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इन भोज्य पदार्थों को ऐसी टोकरी व थैले में रखना चाहिए जिनमें सामान्य रूप से हवा लगती रहे। इन भोज्य पदार्थों का संग्रह सरल होता है। अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूं। अगला प्रश्न है, अनाशवान भोज्य पदार्थों के संग्रह की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अनाशवान भोज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती। इस प्रकार के पदार्थ हैं अनाज, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली आदि। इस प्रकार के भोज्य पदार्थ अपने आप अर्थात आंतरिक कारणों से नष्ट नहीं होते, बल्कि बाहरी कारणों जैसे बाहरी जीवों, बाहरी नमी के कारण नष्ट होते हैं। इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए अग्रलिखित प्रावधान है। अब अंदर जो पॉइंट्स आप देखेंगे उनको आप बच्चों पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। सुरक्षित पात्रों में संग्रह करना, तो ये इजिली आप इसके बारे में जानते हैं, बना करके रख सकते हैं। दूसरा है कीटनाशकों का प्रयोग करना। आप वीडियो रोक करके इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। फिर है अन्य रसायनों का प्रयोग। तो 3 पॉइंट आपने देख लिए। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पारिवारिक आय के 4 मुख्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो सभी जानते हैं इसमें, पहला है दैनिक मजदूरी, फिर है मासिक वेतन, तीसरा है घरेलू उद्योग धंधों से प्राप्त आय, चौथा है कृषि संबंधी व्यवसाय से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, पारिवारिक व्यय की एक सरल परिभाषा लिखिए। एक निश्चित अवधि में अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचत तथा संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। बचत विनियोग के सामान्य विवरण के नाम लिखिए। तो इस आंसर को हम पूरा देखते हैं अच्छे से। तो 2007, 8, 9, 13 में क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, सामान्य रूप से बचत तथा धन के संचय के मध्य अंतर नहीं समझा जाता है, परंतु धन का वह भाग जो आज की आय से बचाकर भविष्य के प्रयोग के लिए घर पर ही एकत्र करके संदूक में रखा जाता है, उसे धन का संचय कहा जाता है। घर पर एकत्र धन का मूल्य घटता है तथा चोरी होने का खतरा भी रहता है। इसके विपरीत भविष्य के लिए बचाए धन का समुचित विनियोग बचत कहलाता है। विनियोग किया गया धन बैंक, डाकखाना, बीमा योजना जैसी संस्थाओं में सुरक्षित रहता है तथा विनियोजित धन में वृद्धि होती है। फिर है, भविष्य के लिए बचाए धन का समुचित विनियोग बचत कहलाता है। धन का विनियोग बहुत ही सोच समझकर विश्वसनीय संस्थानों में करना चाहिए तथा यह भी देखना चाहिए कि कहां से ब्याज अधिक प्राप्त होगा। जिस संस्था से ब्याज अधिक प्राप्त हो तथा जमा की गई बचत सुरक्षित हो, उसमें ही विनियोग करना चाहिए। बचत तथा विनियोग के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। पहला आपका बैंक, दूसरा है डाकघर, बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, फिर चीट फंड, शेयर तथा ऋण पत्र, स्वर्ण मकान, स्वर्ण मतलब सोना हो गया, मकान तथा भूमि हो गया, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट। इतने आपके कारण है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक व्यय के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसके पहले पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। परिवार को भिन्न भिन्न जगहों से आय प्राप्त होती है, उसको कहां और कितना प्रयोग किया जाता है, उसी को व्यय कहा जाता है। 3 प्रकार के व्यय होते हैं। पहला आपका निर्धारित व्यय, जैसे मकान का किराया, बच्चों की फीस, फिक्स है, ये जानी जानिए। यहाँ पे आप मोबाइल का रिचार्ज भी बोल सकते हैं और टीवी का रिचार्ज वगैरह। अर्ध निर्धारित व्यय, जो बढ़ता घटता रहता है, जैसे कपड़े, भोजन और दवाइयों का खर्च। फिर है गैर निर्धारित व्यय, जिनको घटाया या बिल्कुल बंद किया जा सकता है, जैसे मनोरंजन, हार श्रृंगार आदि। ठीक है, ये कंप्लीट देख लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। अगला जो प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है, पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
प्रत्यक्ष, देखो पहले आपकी होती है प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह है जो परिवार के मुखिया को तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों से रुपए पैसे के आदि के रूप में प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे मकान का किराया, वेतन, बैंक में जमा धन का ब्याज आदि। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को विभिन्न सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है, जैसे बिना किराए का मकान, निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा आदि। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बचत की आवश्यकताओं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। पारिवारिक बचत वह धन है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य के उपभोग के लिए जानबूझकर अलग रखा जाता है। वास्तव में बचा हुआ धन यदि घर पर ही एकत्र करके रख दिया जाए तो इसे बचत नहीं बल्कि धन का संचय कहते हैं। बचाए गए धन का विनियोग बचत कहलाता है। पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। पारिवारिक की आय में से खर्च के पश्चात जो बचता है उसको बचत कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य को निम्नलिखित कारणों से बचत करनी आवश्यक है। पहला है आपका आय कम होने पर, किसी कारण से नौकरी छूट जाने पर, व्यापार में हानि हो जाने पर परिवार की आय कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में बचत की धनराशि काम आती है। फिर है व्यय में वृद्धि होने पर, परिवार में अचानक अतिथियों के आगमन, परिवार में विवाह आदि के अवसर पर, चोरी या अचानक किसी दुर्घटना के हो जाने पर परिवार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है, तब बचत की धनराशि ही काम आती है। अगला है अवकाश का समय अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए। बचत की धनराशि के द्वारा ग्रीष्म अवकाश तथा अन्य अवकाशों में परिवार के सदस्यों के साथ किसी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल आदि पर जा सकते हैं। फिर है प्लॉट अथवा मकान खरीदने के लिए। आधुनिक युग में मकान व प्लॉट इतने महंगे हैं कि एक व्यक्ति अपने निर्धारित वेतन से इन्हें खरीद नहीं सकता, परंतु बचत की गई धनराशि के द्वारा प्लॉट या मकान खरीदने में आसानी होती है। फिर है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। बचत समाज में परिवार को मान मूल्य प्रदान करती है। यदि एक व्यक्ति के पास जितना ज्यादा बैंक बैलेंस होता है वह उच्च स्तर का आनंद उठाता है। फिर है परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक। परिवार के सदस्यों के जीवन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए बीमा करवाना चाहिए। ऐसी स्थिति में बचाए गए धन से बीमे की किस्त का भुगतान किया जा सकता है। फिर है आय की वृद्धि में सहायक। जब संचित धन का लाभदायक विनियोग किया जाता है तो इसे विनियोजित धन पर मिलने वाले ब्याज लाभांश से आय में वृद्धि होती है। फिर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। देश के परिवारों द्वारा बचत का विनियोग किया जाता है, उससे सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता है जिससे राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायता प्राप्त होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका उपभोक्ता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं को खरीदकर उनका प्रयोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। सिंपल सा, अगर हम बाजार से कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो हम उपभोक्ता बच जाते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं से क्या आशय है? उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो सिंपल से अभी मैंने आपको बता दिया, वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रुपए देकर वस्तुओं या सेवाओं को खरीदकर उनका प्रयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। एक ही व्यक्ति उपभोक्ता तथा विक्रेता दोनों हो सकता है। दुकानदार भी तब उपभोक्ता होता है जब वह अपना माल थोक विक्रेता से खरीदता है। उपभोक्ता के अधिकार, तो उपभोक्ता के अधिकार आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें है, पहला है आप अच्छी किस्म की वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार आपके पास होता है। दूसरा है सुरक्षित सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा आप देख रहे हैं उत्पादन संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। चौथा है आपका उचित मूल्य की वस्तुओं के चुनाव का अधिकार। फिर है किसी शिकायत पर सुनवाई करवाने का अधिकार। ठीक है, तो ये सारे आपके अधिकार हैं। नेक्स्ट है आपका भ्रामक विज्ञापन की समस्या को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भ्रामक विज्ञापन आपने देखे हैं, ज्यादातर टीवी में आजकल देखने को मिल जाते हैं। तो इसका आंसर पूरा रीड करते हैं। इसमें देखो, आजकल उत्पादक अपने द्वारा निर्मित वस्तु की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। विज्ञापन प्रायः पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि में दिए जाते हैं। यह इतने आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं कि उपभोक्ता का ध्यान खींचकर अपनी ओर ले लेते हैं। इन विज्ञापनों द्वारा ही उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ उत्पादक अपने द्वारा निर्मित वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए असत्य, झूठे तथा भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार एवं अन्य संगठनों को इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है कठोर साबुन से क्या आशय है? कठोर साबुन छूने से भी कठोर महसूस होता है तथा सरलता से दबता नहीं है। यह पानी में आसानी से नहीं घुलता। यही कारण है कि इन्हें झाग बनाने में अधिक समय व श्रम लगता है। इसको बनाने के लिए नारियल का तेल तथा कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जाता है।
तथा इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है। इसे बनाने के लिए गर्म विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की परिसज्जा के महत्वपूर्ण कारक के रूप में कलफ का सामान्य परिचय तथा कलफ बनाने की किसी एक विधि का उल्लेख कीजिए। पढ़ते इसका आंसर। सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बाद उनके लिजलीजेपन को समाप्त करने के लिए उन्हें पुनः कड़ा बनाने के लिए कलफ लगाया जाता है। कलफ लगाने से सूती कपड़ों में चमक तथा आकर्षण आ जाता है। जिन वस्त्रों में झीनापन होता है वह भर जाता है, जिससे कलफ लगे वस्त्र जल्दी गंदे नहीं दिखाई देते हैं तथा प्रेस भी उन पर अच्छी प्रकार से होती है। कलफ लगे वस्त्रों पर सिलवटें नहीं पड़ती। कलफ वस्त्रों पर गंदगी आदि के लिए एक अवरोधक सतह के रूप में कार्य करता है। कलफ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों में स्टार्च होता है, जो कि पानी में घुलनशील पदार्थ है। कलफ विभिन्न स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे चावल, मैदा, अरारोट, साबूदाना आदि का बनाया जाता है। इन सब में पूरा इसको स्क्रीन पर ले लेते हैं। इन सब में चावल में सबसे अधिक स्टार्च होता है, इसलिए कलफ चावलों से भी बनाया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर गोंद का कलफ लगाया जाता है। कलफ बनाने की विधि। कलफ बनाने की पहला आपका गर्म विधि, दूसरी आपकी ठंडी विधि। गर्म विधि को आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे आराम से, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम और यहीं पर डिटर्जेंट का कार्य है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन आएगा। फिर अगला प्रश्न, नील लगाने में ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। यानी नील लगाने में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला है आपका, नील केवल सफेद कपड़ों में देना चाहिए। नील साफ अच्छी तरह पानी में खंगाले गए वस्त्रों पर दिया जाता है। पानी में नील घोलने के लिए नील की पोटली को पानी में घुमाकर नील तैयार किया जाता है। उचित मात्रा में नील लेने के बाद नील की पोटली को पानी में से निकाल करके किसी प्लास्टिक या चीनी मिट्टी की प्लेट में रख देना चाहिए। यदि नील के धब्बे पड़ गए हो तो वस्त्र को सिरके वाले पानी में खंगालकर व फटकार कर धूप में सुखाना चाहिए। नील लगे वस्त्रों को धूप में सुखाने पर उन वस्त्रों में अधिक सफेदी व चमक आ जाएगी। अगला प्रश्न है, कपड़ों को धोने से पूर्व ध्यान रखने वाली बातों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। कपड़ों को धोने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे है मैले वस्त्रों को शीघ्र धोना चाहिए। मैले वस्त्रों को जल्दी धो लेना चाहिए। मैले वस्त्रों को दोबारा पहनने से मैल जम जाती है, जिससे उसे साफ करना कठिन हो जाता है। मैले वस्त्र को उतारकर किसी टोकरी, टब या थैले में रखना चाहिए, अन्यथा धोते समय एकत्र करने में कठिनाई होती है। कपड़ों को उनके रंग, रेशे, आकार तथा गंदगी के आकार पर अलग अलग कर लेना चाहिए। वस्त्र को धोने से पहले उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए, अन्यथा धोते समय कपड़ा और अधिक फट जाता है। फिर है, कपड़ों को धोने से पूर्व उन पर लगे दाग धब्बे साफ कर लेने चाहिए। धुलाई से पूर्व धोने के लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री जैसे साबुन, नील, ब्रश, तसला, कपड़ा कूटने का डंडा, कपड़ा धोने का पटरा, बाल्टी आदि को अपने पास रख लेना चाहिए। खास करके ये कूटने वाला डंडा दे धनाधन। फिर है 7वां पॉइंट, यदि धोने वाले वस्त्र में कोई पिन, ऑल पिन या जंग लगने वाली वस्तुएं जैसे बेल्ट, बक्कल आदि लगी हो तो निकाल देनी चाहिए। फिर है, सफेद वस्त्रों को रंगदार वस्त्रों से पहले धोना चाहिए, क्योंकि रंगदार वस्त्रों से रंग निकलकर सफेद वस्त्रों को खराब कर सकता है। छोटे वस्त्र व भारी वस्त्र जैसे खेस, चादर आदि को अलग अलग करके पहले छोटे वस्त्रों को, बाद में भारी वस्त्रों को धोना चाहिए। बाकी के पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा जरूरी नहीं सारे के सारे लिखने हैं, सिलेक्टेड आप रख सकते हैं, कम से कम 10 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है सिले सिलाए वस्त्रों को खरीदने के क्या लाभ होते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों को खरीदने के लाभ, आंसर देखते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं, सिले सिलाए वस्त्र को खरीदने से व्यक्ति के समय की बचत होती है, दर्जियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और यहाँ तो ऐसा है कि एक अगर देकर के आओ सिलने के लिए तो भैया 10 चक्कर लग जाते हैं, पता चलता है आज दर्जी गायब है, आज दर्जी की मशीन खराब है, आज दर्जी का मन नहीं है, आज सुई टूट गई। तो इसलिए सिले सिलाए कपड़े खरीदने चाहिए। सिले सिलाए वस्त्र सस्ते मिलते हैं, क्योंकि इन वस्त्रों को सिलने के लिए दर्जी को थोक में कपड़ा दे दिया जाता है। फिर सिलाई तथा परिसज्जा उत्तम होती है। सिले सिलाए वस्त्र आधुनिक फैशन के अनुसार होते हैं। फिर सिले सिलाए वस्त्र विभिन्न रंग, डिजाइन व बनावट के होते हैं, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इन वस्त्रों को खरीद सकता है। फिर सिले सिलाए वस्त्र जब हम खरीदते हैं तो हम उसी समय खरीदने से पहले डालकर उनका आकार, फिटिंग आदि का निरीक्षण कर लेते हैं। यदि उनका रंग, फिटिंग जचती है तभी खरीदते हैं, अन्यथा नहीं। कई बार हमें तत्काल वस्त्रों की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में हम तैयार वस्त्रों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
अगला प्रश्न है आपका बच्चों, वस्त्र पर लगे लेबल को पढ़ना क्यों आवश्यक माना जाता है? वस्त्रों पर लगे लेबल को पढ़कर गृहिणी को उस वस्त्र की संरचना, गुणवत्ता, परिसज्जा व देख रेख की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात वस्त्रों को किस प्रकार से धोना व सुखाना चाहिए जिससे वह प्रयोग में लाने के बाद खराब ना हो। लेबल पर लगी सभी सूचनाओं का प्रयोग यदि सही ढंग से किया जाए तो वस्त्र की आयु लंबी हो जाती है, वस्त्र देखने में हमेशा नए लगते हैं। बट अगर हम गांव की बात करें जहां हम भी रहते हैं तो यहाँ भी लेबल नाम की भी कोई चीज होती है, यहाँ तो पता ही नहीं रहता है। बस ये है कुछ भी हो, कूटना है, पीटना है और नील डालना है, सरफ डालना है, खत्म। कपड़ा चाहे कोई भी हो, चाहे 10,000 का हो चाहे 100 रुपए का हो, धोने का तरीका एक ही सभी का सेम। वस्त्रों पर लगे लेबल से क्या आशय है, इनसे क्या क्या उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो ये अभी आपने पढ़ लिया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वस्त्र की संरचना, फिर है वस्त्र की देखरेख संबंधी जानकारी, फिर परिसज्जाओं की सूचना, फिर है व्यापारिक चिन्ह। ठीक है, तो इनको आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। फिर है इसका मूल्य, फिर है आकार। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं कंप्लीट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा ये 30 क्वेश्चन ही होंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अदरवाइज जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपके सामाजिक हो, संस्कृत के हो, जो आपके अदर सब्जेक्ट रह गए जिनका अब तक एग्जाम नहीं हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है तुरंत आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।